तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे आप सी शार्प के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो करके अपने अगले प्रोजेक्ट को बना सकते हो। क्योंकि ये ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए है, तो मैं इसको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट रखूंगा ताकि आप जब भी सी शार्प में कोड करो, सो यू विल राइट योर कोड इन अ बेटर मैनर। ओके, सो अगर आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स भी देखते हो सी शार्प डॉक्यूमेंटेशंस के, विच इज़ वेरी सिंपल, मैं ये यूआरएल अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। बट जस्ट टू स्टार्ट कि अगर आप अपना कोई भी कोड लिखना शुरू करते हैं सी शार्प के अंदर, तो जैसे मैं हमने अभी पुरानी प्रीवियस वीडियोस में देखा, अगर नहीं देखी अपने प्रीवियस वीडियोस तो मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देखें। तो अभी तक हमने क्लासेस बना के देखी, ऑल्दो क्लास बनाना भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रूल के अंदर में ही आता है, बट उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज आप सिर्फ कोड नहीं करोगे, आपको इंटरव्यूज भी देने हैं। सो फॉर दैट, अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है तो सिर्फ आपको कोड लिखना नहीं आना चाहिए, उन कोड को कैसे बेहतर लिखना है, और कोड को आप जब लिखते हो तो कौन सा प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो या कौन सा आप मिस कर रहे हो, उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूअर कैन आस्क यू एनी टाइम कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल। क्योंकि हम यहाँ सी शार्प की बात कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग मोर इनटू सी शार्प। सी शार्प अगर आप यहाँ देखें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी मेंशन किया गया है, सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो दैट मीन्स कि ये कोई गलत चीज नहीं है, बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल वी नो दैट ऑलरेडी। जस्ट टू मेक यू more enabled for this comes up with the four principles to implement object-oriented programming language in your next writing code. As we all know, object-oriented programming, known as OOPS, having four major parameters. और इन मेजर पैरामीटर्स में आपको दो मोस्ट इंपोर्टेंट मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम है एब्स्ट्रैक्शन, एक का नाम है इनकैप्सुलेशन। मेरा तरीका थोड़ा सा उल्टा है इन दोनों को पढ़ाने का, मैं पहले इनकैप्सुलेशन जब पढ़ाता हूँ उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्शन सिखाता हूँ, एंड उसके बाद हम जाते हैं इनहेरिटेंस पे और पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो चार मेन पिलर्स क्या हुए? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार रूल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक दर्जा देते हैं। अगर आपको इनके बारे में पता है, यू कैन स्किप दिस वीडियो, अगर नहीं सो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस आप इसे पढ़ सकते हो। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आप कैसे सी शार्प का प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसमें कैसे प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज हमने वहां पे क्या बनाई थी? हमने एक क्लास बनाई थी, भले ही वो वर्ड मेन को लिखने के लिए बनाई हो। अगर क्लास के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब हम एनकैप्सुलेशन के बारे में जानते हैं। एनकैप्सुलेशन को हमने बहुत सारी प्रीवियस डेफिनेशंस में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे टीचर से बार बार सुनते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? एनकैप्सुलेटिंग मल्टीपल एंटिटीज इनटू अ सिंगल यूनिट। ये बुकिश डेफिनेशन है, बट अगर हम यहाँ टेक्निकली इसको डिस्कस करते हैं तो एनकैप्सुलेशन का मेन फंडा क्या है? जो मेरी एंटिटी है, मतलब मेरा कोई मतलब मेरे पास कोई टाइप है, जैसे मेरे पास कोई यूजर टाइप है, एम्प्लॉय टाइप है, उसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अपने कुछ एक्शन है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम उसकी कोई भी फंक्शंस बोल सकते हैं कि जो वो ऑपरेट करेगा। तो इन सब चीजों को एक साथ बांध के रखना नोन एज एनकैप्सुलेशन। ये एक बहुत सरल सरल सी भाषा में इसकी एक डेफिनेशन है। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करोगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब क्या है? यूजर डिफाइंड टाइप्स। दे कुड बी क्लासेस एंड स्ट्रक्चर समथिंग एल्स। सिर्फ आपको समझना है कि क्लास बनाना भी या क्लास भी एनकैप्सुलेशन का ही एक पार्ट है, एनकैप्सुलेशन ही है। ओके, सो जब आप अपनी फंक्शन और अपनी एंटिटीज जिनमें जो, या फिर मैं बोलूं अगर वेरिएबल्स या डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, उनको सिंगल एक यूनिट में बांध के रखते हो, तो उस चीज को यहाँ क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। अगर आप यहाँ के डेफिनेशन में पढ़ो, एनकैप्सुलेशन हाइडिंग इंटरनल स्टेट एंड फंक्शनैलिटीज of an object and only allowing access through a public set of functions। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास, सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक क्लास है जिस क्लास का नाम है यूजर, जहां इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशन में आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे बैंक अकाउंट। तो सिंपली मैं इसको सिंपल बनाता हूँ कि जैसे सपोज एक यूजर है, उस यूजर के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे सपोज घर की बात करते हैं, जनरली हमारे घर में बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम घर में छुपा के रखते हैं, दोज वी कॉल देम एज एन प्राइवेट एंटिटीज। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को दिखा सकते हैं, जैसे सपोज घर में रखा हुआ
ओपन डाइनिंग एरिया में रखा हुआ हमारा सोफा, है ना? सो कोई भी आए उस पे उसको यूज कर सकता है, बैठ सकता है। बट एट द सेम टाइम सपोज आपके घर में अगर कोई आपके गोल्ड रखा है, मतलब कोई भी आपकी कुछ प्राइवेट एंटिटीज रखी हैं जो आप पब्लिकली शो ऑफ नहीं करते, जो आप दिखाना नहीं चाहते, वो क्या है, मेरी प्राइवेट एंटिटीज है। सो एनकैप्सुलेशन में यहाँ भी यही बताया गया है कि अलाउइंग एक्सेस थ्रू अ पब्लिक सेट ऑफ फंक्शंस। हम मेंबर्स जो डेटा वेरिएबल्स हैं उनका इंटरेक्शन बाहर कम से कम लेके जाएं और सिर्फ सेट ऑफ पब्लिक फंक्शंस के थ्रू उन्हें बाहर यूजर को अलाउ करें एक्सेस करने के लिए। सो हम जब भी कोई क्लास बना रहे हैं इसका मतलब वो भी हम क्या कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे ध्यान में क्या रखनी है कि हम कोई भी काम विदाउट एनकैप्सुलेशन नहीं कर सकते, या सी शार्प में आप कोई भी काम विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रूल्स को फॉलो किए हुए नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई भी काम आप करोगे, यू शुड हैव टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर वर्क यूजिंग एनकैप्सुलेशन स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, अपने टाइप्स बनाते हो, उसके अंदर कुछ प्राइवेट एंटिटीज डिफाइन करते हो, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, और उन वेरिएबल्स को यूज करने के लिए आप कुछ सेट ऑफ पब्लिक फंक्शंस बनाते हो जिनका एक्सेस उस क्लास के ऑब्जेक्ट को होगा कि वो बाहर उन्हें यूज करा पाए या बाहर उनको यूज किया जा सकता है। अब उसके अंदर कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जो ये डिफाइन करेगा कि कौन सी चीज बाहर जाएगी, कौन सी चीज बाहर नहीं जाएगी, कितने फंक्शंस बाहर जाएंगे, कितने फंक्शंस बाहर नहीं जाएंगे, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी हमने पढ़ा एनकैप्सुलेशन के बारे में, अब हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्शन एक और नेक्स्ट पैरामीटर है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत सॉलिड बनाता है, प्रिंसिपली उसे बहुत इजी बनाता है लोगों को यूज करने के लिए, डेवलपर्स को कोड लिखने के लिए और रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन को हम कब यूज करते हैं, ये मेरी एक क्लास टीचर ने मुझे मेरे जब मैं कॉलेज में था मुझे एक एग्जांपल दिया था कि सपोज हम एक कार में बैठे होते हैं, बट अगर सपोज करो कार का जो बॉडी होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ इंजन होता है, फ्यूल टैंक होता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर सपोज इमेजिन करो कि वो सब ट्रांसपेरेंट हो, है ना? तो आज अगर हम जितने कंफर्ट जोन से हम अपनी एक कार में बैठते हैं, ड्राइव करते हैं, अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, तो मुझे नहीं लगता मैं या तुम में से कोई भी उस कार में उतनी इजीली बैठ पाएगा, बिकॉज वहां हर चीज मुझे देखने को मिल रही है, देयर इज नो एब्स्ट्रैक्शन एट ऑल। ठीक है, वहां हर चीज मुझे देखने को मिल रही है, दैट कैन मेक माई माई वर्क मोर कॉम्प्लेक्स। तो उसी चीज एक जनरल एग्जांपल है, इसको अभी जज मत करना कि मैं क्या चीज बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाई एब्स्ट्रैक्शन इज मोर रिक्वायर्ड। सिमिलरली जब हम किसी प्रोग्राम में कोड करते हैं, ना तो ये हमारा प्रिंसिपल्स हमें कहते हैं कि हमें सब चीज यूजर को दिखानी चाहिए, और ना ही वो जरूरी है और ना ही वो अच्छा तरीका है कि मैं हर चीज को एक सिंपल क्लास, एक सिंगल क्लास के अंदर बनाऊं ताकि उसकी एक्सेसिबिलिटी उस यूजर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूजर को डायरेक्टली हो। तो हम इस काम के लिए कैसे करते हैं, इसका सिंपल सा फंडा है कि हम क्या करेंगे, पहले एक रूट टाइप बनाएंगे, पहले एक रूट क्लास बनाएंगे या इंटरफेस बनाएंगे या कुछ भी, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। अब एक और चीज यहां आती है, बहुत सारे लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन है। ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने आप में एक इनकम्प्लीट क्लास है, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी क्लास है जो पार्शियली बिहेव करती है एज ए क्लास और वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी रख सकती है। वो एक अलग फंडा है, जब हम डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ सकते हैं बेटर। बट अभी जस्ट मैं आपको एक क्लियर करने के लिए कि एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये हमेशा ध्यान रखना और कभी भी इंटरव्यू में मत बोलना। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे अचीव करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका सिंपल सा फंडा है कि आप कोई एक रूट टाइप बनाओगे और उस रूट टाइप के अंदर वो कॉमन फंक्शनैलिटीज रखोगे जो आपको नेक्स्ट क्लास में यूज करनी हो सकती है। या फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा, अगर इसी को आप फॉलो करते हो तो मैं इसी डॉक्यूमेंट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा समझाया गया है कि मैंने 3 टाइप बनाए। एक बनाया मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट अकाउंट्स, कार्ड अकाउंट, गिफ्ट कार्ड अकाउंट एंड इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट्स। सो मैंने 3 डिफरेंट चीजें बनाई, 3 डिफरेंट क्लासेस बनाए, बट उनके अंदर सबके अंदर कुछ कॉमन एबिलिटीज हो सकती हैं, तो उसको मैंने हर एक क्लास में बार बार डिफाइन ना करके एक कोई उसकी पेरेंट क्लास बनाया। अब ये पेरेंट और चाइल्ड क्या है, ये हम ऊप्स के नेक्स्ट प्रिंसिपल में बात करेंगे, जिसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी सी समझो कि मैंने एक क्लास बनाई पहले जिसका नाम मैंने रखा बैंक अकाउंट, एंड इन दिस क्लास मैंने कुछ ऐसे बिहेवियर्स डिफाइन किए जो सबको जरूरी हैं, जो सबके लिए जरूरी है, फॉर ईच टाइप, है ना? जो रीयूजेबिलिटी, इससे देखो 2 फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि मुझे जो सबके लिए करना है वो बार बार नहीं करना पड़ा। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास मल्टीपल चीजें नहीं है डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, वी हैव लिमिटेड टाइप,
अनलिमिटेड फंक्शंस इनसाइड दैट क्लास, जो मुझे जितने की जरूरत है तभी मुझे उतने की जरूरत यूज करना पड़ेगा। जो एंड यूजर होगा, या फिर एंड यूजर तो आपका कोड एक्सेस नहीं करेगा, मतलब जो आपके बाद कोई डेवलपर अगर होगा तो उसे उन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है जिससे उसका एक्सेस नहीं है, जिससे उसका ताल्लुक नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए, हम एक सेपरेट क्लास बना सकते हैं, सेपरेट टाइप बना सकते हैं, और वहां उन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं जो मल्टीपल टाइप्स में यूज होनी है, या मुझे उस डेवलपर को जिसको भी देनी है वो आगे क्लास एक्सेस करने के लिए उसको वो क्लासेस या वो टाइप नहीं देनी है, या वो एक्सेसिबिलिटी नहीं देनी है जिनसे उनका ताल्लुक नहीं है। सो हम उन मेंबर्स को, उन फंक्शंस को एक सेपरेट टाइप में बना के उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें से सिर्फ कुछ ही उसको अलाउ कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए। ये अगेन डिपेंड करेगा मेरे एक्सेस मॉडिफायर्स पे कि इन दो क्लास के बीच में इनका जो रिलेशन है उसमें क्या चीजें पेरेंट से चाइल्ड में आ सकती हैं। जस्ट टू टेल यू बिफोर इनहेरिटेंस, जब दो क्लास को हम इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें एक बेस क्लास होती है, एक ड्राइव्ड क्लास होती है। बेस वो होती है जिसको जनरली अगर सिंपल भाषा में समझो पेरेंट, और चाइल्ड वो जो चीजें लेती है, जो इनहेरिट करती है, और जिससे इनहेरिट होती है वो हमेशा मेरी पेरेंट क्लास होती है, जिसको हम जनरली टेक्निकली हम बेस क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो यहां अगर इस एग्जाम्पल को आप समझ गए तो आप एब्स्ट्रैक्शन को इजीली समझ पाओगे। आप समझ पाओगे कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम इस डेफिनेशन को भी आप पढ़ सकते हो, मॉडलिंग द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स, okay, and in the interactions of the entities as a class to define an abstract representation to a system, कि उस पूरे सिस्टम के अंदर मैं एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूं अपने मेंबर्स का कि सिर्फ वही उनके पास जाएगा जिसकी उनको जरूरत है, या वो चीजें मैं एक जगह रख दूंगा जिसको मुझे बार बार लोगों को एक्सेस नहीं कराना है। तो ये बेसिक एक सिंपल सा एब्स्ट्रैक्शन का तरीका है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो अभी तक हमने डिस्कशन किया कि हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट राइटिंग बाय टाइप्स और लाइक क्लासेस, और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कंप्लीट सिस्टम, और जहां हम चीजें डिफाइन करते हैं कि जो चीजें मुझे बार बार यूज करनी है मल्टीपल टाइम, उसको हम एक सिंगल क्लास में रख देते हैं, जिससे इनहेरिटेंस के बाद आप उसे मल्टीपल चीजों में यूज कर पाते हैं। और ये पूरा सिस्टम हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर हम यूजर को सिर्फ उतनी चीजें दिखाते हैं जितने की उसको जरूरत है। वही एग्जांपल जो मैंने बताया था कि हम सपोज जनरल कि अगर एक कार में बैठे हो तो हमें सिर्फ वही चीज दिखाई थी, जैसे स्टीयरिंग व्हील, हमें क्लच, हमें पेडल्स, ये सब चीज दिखाई जाती हैं। बाकी उनका क्या ऑपरेशन है, वो उनकी बेस जो उनका बोनेट है उसमें एब्स्ट्रैक्टेड है, उनसे हमें देखने की जरूरत नहीं। बट अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब कुछ दिखने लग जाएगा, तो देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शंस। तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, आप घबरा जाओ, आप नहीं बैठोगे उतने कंफर्टेबली उसमें जब चीजें आपको सिर्फ उतनी दिख रही है जितने की आपकी एक्सेसिबिलिटी है। बेनिफिट क्या हुआ, अगर मैं उसको सारी चीजें दिखा दूंगा तो हो सकता है यूजर छेड़खानी करे उनके साथ। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्शन के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फायदे हैं। ये एक जनरल लैंग्वेज, जनरल यूजर का एक एग्जाम्पल था। इसको टेक्निकली कंपेयर मत करना। फॉर टेक्निकली एज आई मेंशन वी जस्ट डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम फॉर द डेवलपर्स, कि उनको उतनी चीजें मिले जितने की उनको जरूरत है। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। When you wanted to implement a successful abstraction, the most important thing you require, which is an inheritance. What inheritance is? Inheritance का मतलब है ability to create a new abstraction based or maybe on an existing abstraction. तो या तो कोई existing abstraction already हो रखा है, ठीक है, या हम एक नया एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं कंप्लीटली। तो हम दो डिफरेंट टाइप को हम आपस में इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं, दैट एबिलिटी कॉल्ड एज इन इनहेरिटेंस। यूजिंग इनहेरिटेंस हम क्या कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास मुझे टाइप्स मिलते हैं, जिसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। या अभी मैं अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इनहेरिटेंस इन सी शार्प, मैं इसको ओपन करके नेक्स्ट टैब में आपके लिए ओपन कर दूंगा, जहां आप इनहेरिटेंस को डिटेल में पढ़ सकते हो। बट जस्ट टू टेल यू, इनहेरिटेंस मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये सिंगल एक क्लास है और ये सिंगल क्लास में इनहेरिटेड है ना, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक क्लास में भी। बट अब भाई हम इस प्रोग्राम में क्या देख रहे हैं, एक क्लास है जो मल्टीपल चाइल्ड रखती है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस होते हैं। हम ये आपको नेक्स्ट वीडियो में या जब भी इनहेरिटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फर्दर डिटेल देखनी है तो आप इस नेक्स्ट टैब में जो मैंने अभी ओपन किया लिंक, आप इसमें जाके देख सकते हो। यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए इनहेरिटेंस के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और डिटेल्स में मिल जाएगा। व्हाट इज इनहेरिटेंस, हाउ वी इंप्लीमेंट इट, है ना, उसके अंदर मुझे क्या क्या यूज हो सकता है, फाइनलाइजर्स क्या होते हैं, मेरे पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, और इन सब का बेसिकली रोल क्या होता है टू मेक अ सक्सेसफुल इनहेरिटेंस। सो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चीज जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट उप्स के अंदर, विच इज माई
पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर आपने अपने कॉलेज में एकेडमिक्स में कहीं भी सुना है, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो वर्ड से मिलकर जुड़ा होता है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। और बेसिकली इसको मैं सिंपल से करता हूँ, मल्टीपल फॉर्म्स of a single entity known as polymorphism, ability to implement inherited properties जो मुझे पेरेंट्स से आई मिली हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, और मेथड्स इन अ डिफरेंट वे अक्रॉस मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने ये इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रखा है, आपको कुछ चीजें पेरेंट्स से मिली, जैसे यहाँ से आपको मिली बैंक से, और उनको आपको इससे इस क्लास को अगर कोई यूज करता है या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के या इनहेरिट करके, तो उस ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक फंक्शन की जो आपको पेरेंट से मिल रही है उसको एक नई फॉर्म देना, दैट कैन बी एन पॉलीमॉर्फिज्म। सो इसका मतलब क्या है कि पेरेंट से मिली हुई एंटिटीज को मैं अगर एक नई डेफिनेशन देना चाहता हूं ताकि फर्दर वो आगे इन द इंटायर प्रोसेस वो उस डेफिनेशन को यूज करे जो मैंने यहां डिफाइन किया है, तो उस चीज को हम यहां ओवरराइड करके, जो कि एक मैकेनिज्म है टू इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म, आप उसे अक्रॉस द प्रोग्राम यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम। ओके, तो वो कैसे करेंगे, वो हमारी चीज कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग के साथ साथ बेसिकली overriding is an example of polymorphism. So all these are the examples जिसके लिए आपने पहले अगर आपने बेसिक्स में कोई पढ़ा हो सी प्लस प्लस में या किसी और जगह, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वो सब क्या होता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप आगे आने वाली 4 सेपरेट वीडियोस में, जिसके लिए हम एनकैप्सुलेशन की एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्शन की एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, इनहेरिटेंस की सेपरेट और पॉलीमॉर्फिज्म सेपरेट। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स सी in the next video how we can achieve all these into our code. Thank you.